सो डेफिनेशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बराबर है, आती है आपको। sp3 में क्या सीखा था, बराबर है, पप्पू बताएगा, चल पप्पू तू बता। तब पप्पू ने बोला कि हाँ सर उसमें ऐसा था कि एक s ऑर्बिटल थी और 3 p ऑर्बिटल थी। बिल्कुल सही पप्पू, बिल्कुल सही है, बराबर है। पप्पू हमारा जो है ना वो एक दिन अच्छे मार्क्स लेकर आने वाला है, बराबर है। जैसे बोलते हैं ना पप्पू कैंट डांस साला, तो पप्पू कैंट स्टडी साला जो है ना उसमें से ये लोग कहेंगे कि पप्पू जो है अब स्टडी करने लगा है, बराबर। तो पप्पू जी बताएंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर 4 नई ऑर्बिटल्स बना दी थी, जिसको कहते थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। इसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आल्केन सीरीज का एक बहुत ही दमदार मॉलिक्यूल जिसका नाम है इथेन, बराबर। तो इथेन के अंदर किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, बिल्कुल सही पहचाना। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अल्केन सीरीज के अंदर जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा। आपको मालूम है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन जो एटम होता है उसके पास टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, बराबर। तो ये एक sp3 है, ये दूसरी sp3, ये तीसरी sp3 और ये चौथी एक कार्बन है, इसमें टोटल 2 कार्बन है। तो यहाँ पर sp3 में क्या होता है कि कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट होती है 6, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन रहता है 2s में, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये जो है चारों ऑर्बिटल्स क्या हो जाती है बेटा, इंटरमिक्स हो जाती है और ये बन जाती है, पहले थी 2s और ये 2p, अब ये क्या बन गई, सारी की सारी sp3 बन गई, सारी की सारी क्या बन जाती है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो फिलहाल इसकी कोई जरूरत है नहीं। सो ईच कार्बन है 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 है भैया, तो 2 कार्बन की टोटल कितनी बनेगी, 8 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगी। एक कार्बन की 4, 2 की 8। तो इसी तरह से यहाँ पर और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, बराबर। यहाँ पर दूसरा जो कार्बन है उसकी भी एक ऑर्बिटल, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, इस तरह से टोटल 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है, बराबर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग किसका हो रहा है, इस sp3 का इस sp3 से एलॉन्ग द एक्सिस यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग हो रहा है, और यहाँ पर इस कार्बन की sp3 में भी एक इलेक्ट्रॉन था, बराबर। तो अल्टीमेटली हम लोग कहेंगे क्या, यहाँ पर अल्टीमेटली जो है वो क्या आएगा यहाँ पर कि भाई सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड इन इथेन मॉलिक्यूल, ईच कार्बन एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मिंग 4 sp3 hybrid orbitals directed towards the corner of the tetrahedral and inclined to each other at the bond angle of 109 degree and 28 minute, बराबर। चारों sp3 जो है बॉन्ड एंगल जो है ये दोनों के बीच में, कोई भी 2 ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना निकल के आएगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सबसे पहले बनने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। बाकी क्या होगा, तो बाकी एक कार्बन के पास टोटल 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो बाकी रह जाती है। वो किसके साथ ओवरलैप करेगी, हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल में जो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की 3 1s ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से इस कार्बन में भी ये जो इलेक्ट्रॉन है विच इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल which is overlap with the hydrogen with 1s orbital and electron of hydrogen is pair up with the this carbon, बराबर। इसके कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ पर sp3 का sp3 के साथ लिंकेज होता है और ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इस sp3 का हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ अलग होगी और ये 6 कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी अलग होगी। इसको अगर ड्रॉ किया जाए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से हाइड्रोजन के साथ भी ये इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से इथेन मॉलिक्यूल बहुत ही इजी वे में समझा सकते हैं। सो इन दिस मॉलिक्यूल 1 sp3 hybrid orbital of the first carbon atom undergo overlapping with the 1 sp3 hybrid orbital of the second carbon atom.
along the internuclear axis and forming a sigma bond between them. The remaining 3 sp3 hybridized orbital of first carbon overlap with 1s orbital of hydrogen atom having one unpaired electron and forming 3 sigma bond. इसी तरह से टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास 6 CH सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, बराबर है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम लोग उसको इंटरप्रेट करें अच्छे से, बराबर है, तो सबसे पहली बात क्या निकल के आती है कि यहाँ पर आपको ये चीजें एड अप करनी है। इन दिस मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो रहती है वो रहती है 154 पिकोमीटर। कितनी निकलेगी? 154 पिकोमीटर। इट इज द बॉन्ड लेंथ। एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो प्रैक्टिकल डेटा से मिल रही है, तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ रहेगी 110 पिकोमीटर। तो ये याद रखना जरूरी है कि व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। इसकी बॉन्ड लेंथ अलग है क्योंकि यहाँ पर sp3 लिंकेज है, इस कार्बन की sp3 और इसका s ऑर्बिटल है, इसलिए बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो जाती है। सो इन ऑल द मॉलिक्यूल्स बेसिकली ऑफ अल्केन सीरीज ये बॉन्ड लेंथ जो रहेगी, बॉन्ड एंगल जो है बेटा, बॉन्ड एंगल आपको दो तरह से देखना है कि हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, तो ये बॉन्ड एंगल बनेगा, और एक हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये दूसरा बॉन्ड एंगल होगा। तो दोनों का जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। सो दैट इज द बॉन्ड एंगल। एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, यानी कि कार्बन कार्बन को तोड़ने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, जिसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू है 348 किलोजूल, 348 किलोजूल। सो दैट इज द वैल्यू टू ब्रेक द बॉन्ड। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग वन अनदर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड शेप ऑफ इथीन। हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं इथीन मॉलिक्यूल के अंदर। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? C2H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये C2H4, ये इथीन का फॉर्मूला है। इससे हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये H, ये है इसका स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर मालूम है तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ सकते हैं, बराबर है। मैंने आपको समझाया हुआ है कि अल्कीन सीरीज के अंदर, in alkene series we have which type of hybridization? sp2 hybridization. Okay, so let us discuss carbon in excited state. What is the configuration? That is 1s2, 2s1 and 2p3। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन 2p में और 1 इलेक्ट्रॉन 2s में होता है। हालांकि इसके अंदर एक s और 2p ही पार्टिसिपेट कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक s और 2p को पार्टिसिपेट करवाकर इस तरह की 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, बराबर है, जो होगी कौन सी? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये तीनों जो ऑर्बिटल है वो तो पार्टिसिपेट हो गई, लेकिन यहाँ पर ये वाली ऑर्बिटल जो है 2pz वाली पार्टिसिपेशन में नहीं गई, यानी 2pz ऑर्बिटल जो है उसको क्या कहेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर एक s और 2p ही पार्टिसिपेशन में जा रही है। एंड therefore we know that now sp2, what is sp2? When 1s and 2p orbital intermix with each other to form the 3 new sp2 hybridized orbital, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर, जिसकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये एक कार्बन है, उसकी ये एक ऑर्बिटल sp2, दूसरी sp2 और तीसरी sp2, ये हमें पहले से मालूम है कि ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री पे है, बराबर है। तो यहाँ पर ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी तरह से दूसरे कार्बन में भी एक sp2, दूसरी sp2 और इस तीसरी sp2 के साथ जाएगा। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में ये जो है sp2 बराबर है, लिंकेज बनेगा, यानी कि along the axis they form the sigma bond। ओके, अब हमारे पास क्या है कि ये फर्स्ट कार्बन के पास 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एज इट इज है, बराबर है। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? उसके अंदर करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो 2 बची वो हाइड्रोजन की 1s के साथ, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगी? ओवरलैप करेगी, और इस तरह से ये 2 CH सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे।
यहाँ पर भी हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ ये क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर में CH बॉन्ड समझा दिए, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी हमने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल C2H4 each carbon atom present in this molecule undergo sp2 hybridization in which one s and two p orbitals are intermixed with each other to form the three new identical size वाली ऑर्बिटल, बट 2pz ऑर्बिटल ओरिजिनल स्टेट में रहती है, दैट इज कॉल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 2pz यहाँ पर पार्टिसिपेशन में नहीं जा रही है, बराबर है। तो ये कार्बन की sp2 जो है वो इस कार्बन की sp2 के साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू एक बॉन्ड बना लेती है जिसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन की बाकी जो दो sp2 है और इस कार्बन की भी जो दो बाकी sp2 है, ये चार ऑर्बिटल हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगी, ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगी, और वो बॉन्ड होगा जिसको हम लोग कहेंगे sp2s लिंकेज, sp2s लिंकेज, बराबर है। अब हुआ क्या कि ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन की एक ये जो ऑर्बिटल है, बराबर, ये आपको दिख रही है प्रॉपरली, फर्स्ट कार्बन की जो ऑर्बिटल है विच इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द हाइब्रिडाइजेशन, ये थी इसकी 2pz, बराबर, 2pz जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर इस कार्बन की दूसरी जो sp2 ऑर्बिटल है, इस कार्बन में भी 2pz ऑर्बिटल, ये भी 2pz है। तो इन दोनों के बीच में होगा क्या, इन दोनों के बीच में आप ही बताओ कि क्या हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में बेटा होगा साइडवे ओवरलैपिंग, साइडवे ओवरलैपिंग। सो बेसिकली व्हाट हैपन कि सिग्मा बॉन्ड तो बन गए थे। नाउ द अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल ऑफ द फर्स्ट कार्बन undergo sideway overlapping with the unhybridized 2pz orbital of the second carbon atom and thereby forming the pi bond between the two carbon atom। इस तरह से ये दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के अंदर साइडवे ओवरलैपिंग से क्या बन जाता है, इस तरह से पाई बॉन्ड दिखाना है, तो इसमें होगा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग एंड इट फॉर्म्स द पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जब हम लोग दिखाएंगे तो सिंगल बॉन्ड और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और फाइनल फिगर में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा लेंगे। ये मैंने सिर्फ अलग से आपको पाई बॉन्ड का एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पर एक पाई बॉन्ड तो है ही, एक सिग्मा है, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड था वो इसमें से समझाया, और एक पाई बॉन्ड का हमने साइड वे ओवरलैपिंग से समझा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है। नाउ वी आर डिस्कसिंग न्यू मॉलिक्यूल दैट इज इथाइन, बराबर। लेकिन इथाइन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने से पहले, ये जो इथीन मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि भाई व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर आपको मिलती है 134 पिकोमीटर। आल्केन सीरीज में कितनी मिल रही थी, 154 पिकोमीटर, और इसमें आपको क्या मिल रही है, 134 पिकोमीटर। सो दैट इज द बॉन्ड लेंथ। एंड CH बॉन्ड लेंथ जो है बेटा, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ तो हमने लिख ली, बट व्हाट इज द CH बॉन्ड लेंथ। तो CH बॉन्ड लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 109 पिकोमीटर, कुछ रेफरेंस में 110 भी होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द आल्कीन, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको समझाया था कि बॉन्ड एंगल जो है वो कितना निकल के आता है, बॉन्ड एंगल शुड बी 120 डिग्री, और जो इसका शेप है वो इस तरह से आप लिखोगे तो इट इज प्लेनर ट्रायंगुलर। सो द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल वी कैन से दैट कि बेसिकली इसके अंदर कितना निकल के आता है, वो 120 बॉन्ड एंगल निकल के आता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है, बराबर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, BDE का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो अप्रोक्सीमेटली रहती है 614 किलो जूल, 614 किलो जूल पर मोल। So we can write it down like that. Okay. Now we are discussing the molecule of shape of ethine.
What is the formula? So that is C2H2. We know that कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर और ये है एक हाइड्रोजन। ये अल्काइन है। अल्काइन सीरीज में मैंने आपको पहले से ही समझाया हुआ है कि उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइजेशन में कैसे रोल प्ले करता है वो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसके अंदर अगर मैं इसे वैलेंस शेल की बात करूं तो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? टोटल 3। और इसमें से एक s और एक p इंटरमिक्स होकर दो नई ऑर्बिटल्स बना लेती है। ये भी हो गई sp और ये भी हो गई sp। 2py और 2pz जो है वो 2py और 2pz ऑर्बिटल यहाँ पर रहती है अनहाइब्रिडाइज, बराबर। तो उसकी जो एनर्जी होती है बिल्कुल अलग होती है। ओके, सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम लोग इसका एक शेप ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहले एक कार्बन की ये जो sp ऑर्बिटल है, बराबर है, वो दूसरे कार्बन की sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, बराबर है। फिर पहले कार्बन की ये जो sp ऑर्बिटल है, ये दोनों sp है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का है, शेप लीनियर है, बराबर है। तो फर्स्ट कार्बन की sp ऑर्बिटल जो सेकंड sp ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ही बन जाता है। सेकंड कार्बन में ये जो एक इलेक्ट्रॉन था विच इज प्रेजेंट इन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बराबर है, पैरिंग विद इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग द CH सिग्मा बॉन्ड। तो सही में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो मैंने 1, 2 और ये 3 एक्सप्लेन कर दिया, बराबर है। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमेशा से ये देखो कि एक कार्बन में जैसे 2py है वैसे दूसरे कार्बन में भी 2py अनहाइब्रिडाइज होगी, बराबर है। और दूसरे कार्बन में इसकी जैसी 2pz अनहाइब्रिडाइज है, उसकी एनर्जी भी सेकंड कार्बन की 2pz के साथ मैच करेगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर वापस से वो फिगर ड्रॉ करेंगे जहां पर ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सो इन दैट केस वी आर डिस्कसिंग दैट कि भाई अब हमें क्या करना है। तो पहले कार्बन की जो एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज थी वो दूसरे कार्बन की अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगी इस तरह से, सिग्मा बॉन्ड तो था ही। और ये जो कार्बन है उसकी 2py और 2py जो है उसके बीच में पाई बॉन्ड बना, बराबर। आप देख सकते हैं 2py एक कार्बन की दूसरे कार्बन की 2py के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग कर रही है। इसी तरह से फर्स्ट कार्बन की 2pz सेकंड कार्बन की 2pz के साथ इस तरह से साइड बाय साइड ओवरलैप करेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हुआ क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन का तो हो गया, sp इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बना रही है। फर्स्ट कार्बन हैव 2py एंड 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो पहले कार्बन की 2py सेकंड कार्बन की 2py के साथ साइडवे ओवरलैपिंग से क्या बना रही है, पाई बॉन्ड। पहले कार्बन की 2pz और फर्स्ट कार्बन की 2pz इस तरह से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके क्या बना रही है, पाई बॉन्ड। इस तरह से कार्बन कार्बन के अंदर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड ऊपर वाला पाई नीचे वाला पाई, ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि ऊपर वाला नीचे वाला, एक सिग्मा दो पाई, ये फिक्स है, बराबर है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से इथाइन मॉलिक्यूल जो है उसको भी अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कुछ चीजें जो है निकल के सामने आ रही है। सबसे पहली बात C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ, C ट्रिपल बॉन्ड C, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? तो बॉन्ड लेंथ जो है वो 120 रहेगी, बराबर। तो आप देखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 150 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर, 134 और ट्रिपल बॉन्ड में 120 पिकोमीटर। इसका मतलब बबुआ जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते जाते हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है। सो इस तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हो गई फिक्स। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो है उसमें ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। व्हाट इज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ? सो दैट इज 108 पिकोमीटर।
यहाँ पर 109 पिकोमीटर था और वहां पर 108 पिकोमीटर हो जाता है, बॉन्ड एंगल 180 का रहेगा। बॉन्ड एंगल जो है वो 180 का रहेगा। तो बॉन्ड एंगल बराबर है, तो HCC हाइड्रोजन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, दैट इज 180 डिग्री। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो हो जाएगी 811 किलो जूल पर मोल। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी तगड़ी होती जाती है। सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, बराबर, डबल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते जाएंगे तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसे होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो दैट्स हाउ वी डिस्कस द मॉलिक्यूल इथीन एंड इथाइन। ये तीन मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किए। अब हम लोग कुछ ऐसे मॉलिक्यूल डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में एक अलग लेवल पे दिए गए। सो इन दैट केस यू हैव द नेक्स्ट लेवल हाइब्रिडाइजेशन, और आपको वो समझना चाहिए कि अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है PF5 और SF6, बराबर। तो पहला आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, देन वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स। Okay, बच्चा लोग, so after completing this type of molecules, now we are discussing some different level. तो आप आराम से समझिए कि किस तरह से ये बॉन्ड बनेंगे। अब तो we have PF5 and SF6 molecule, बराबर। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉरी, नीचे से कोई बुला रहा था तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, बराबर। ओके, इन PF5 मॉलिक्यूल व्हाट इज द सेंट्रल एटम, दैट इज फास्फोरस। अब हमें मालूम है, जैसे कि आगे हमने सीखा हुआ है कि PCl5 कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि फास्फोरस जो है वो क्लोरीन के साथ इस तरह से एक ट्राइंगल बनाता है, ऊपर एक क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, और इस तरह से ये बॉन्ड जो है वो शेप में ये जनरेट होता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो दैट इज द बेसिकली शेप ऑफ दैट, एंड वी कैन डिस्कस इट विद दैट कि फास्फोरस, इस केस के अंदर आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द सेंट्रल एटम एंड हाउ कैन वी प्रोसीड। फास्फोरस के अंदर सेंट्रल एटम फास्फोरस विच हैज अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विच इज बेसिकली 15 है इसका नंबर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, 15। So we have neon, then we have 3s2, 10 plus 2 and 3p3. So that is we can write it down or draw it down. Neon है in 3s orbital, there are 2 electron. 3p के अंदर यहाँ पर हमारे पास है टोटल 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो ये है 3px में, 3py में और 3pz में। अब सिंपल सा लॉजिक है कि 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर तो 5 कॉल बन रहे हैं। इसका मतलब कि फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहाँ पर जो 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वो काम करेंगे, नियॉन। अब 3s में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3s है, ये 3p है, और उसके बाद 3d के अंदर 3d ऑर्बिटल वैकेंट थी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट करवा दिया, बराबर। तो इस तरह से टोटल 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो हो गए। नाउ in this type of molecule we have total 5 half-filled orbitals, but energy of that it is different. इसकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, बराबर। तो एनर्जी जो है, जैसे PF5 मॉलिक्यूल है वैसे ही PCl5 मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, शेप ऐसा ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर फ्लोरीन ले लेते हो तो आप फ्लोरीन ले लो। इन शॉर्ट
कि ये ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर ये आएगा कि वो आएगा, यहाँ पर आप फ्लोरीन भी मेंशन कर सकते हो, तो इट इज वेरी इजी, बराबर। अच्छा, तो टोटल 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल बी डिफरेंट। लड्डू अलग अलग है, लड्डू को मिक्स करो, नई सी एनर्जी बन जाएगी, बराबर, आइडेंटिकल साइज, शेप एंड एनर्जी। तो इस केस के अंदर होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर P जो है उसमें से 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल यानी 3p प्लस 1d ऑर्बिटल, तो इसका नाम बनेगा sp3d। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। इस केस के अंदर आपके सामने जो निकल के आएगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, बराबर है। एक s, p की 3 ऑर्बिटल और ये d की 1 ऑर्बिटल आ जाएगी, बराबर। तो इस केस के अंदर जब हम लोग PCl5 या PF5 करेंगे तो आपको याद रखना है कि इन विच हम लोग क्या समझाने जा रहे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हुआ कि इन सब की एनर्जी जो है बेटा हो गई इक्वल, बराबर, यानी कि ये इंटरमिक्स होकर हम लोग इसको बनाएंगे। अब अगर मुझे PCl5 या तो PF5 बनाना है तो कैसे होगा, तो 5 फ्लोरीन हो गए। फ्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन के अंदर रहेगा यहाँ पर होगा हीलियम यानी कि 1s2, बराबर है, फिर 2s2 और 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p z में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 फ्लोरीन की 5 2p z फॉस्फोरस की 5 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, बराबर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं नियॉन कंप्लीट। अब जो मैंने किया हुआ है वो ऐसे एक 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक 3d ऑर्बिटल जो है वो बेसिकली यहाँ पर 5 होती है, लेकिन उसमें से हमें कितनी लेनी है, 1। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर बॉन्ड बना रही है वो है sp3d। अब इसका नाम है, सारी की सारी जो है वो sp3d है। दिस वन इज ऑल्सो नॉट 3s, बराबर, सारी की सारी क्या लिख देंगे हम लोग, sp3d, sp3d, बराबर, sp3d, ये सारी की सारी sp3d हो गई, बराबर। अब पहले से एक इलेक्ट्रॉन तो आपके पास प्रेजेंट था ही, जो किसका था, फास्फोरस का, 1 2 3 4 5, और ये 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की 2pz में जो एक एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे 5 फ्लोरीन है तो 5 2pz के 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करके बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर मैं जो ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली वो किसके इलेक्ट्रॉन है भाई, फ्लोरीन के, या तो क्लोरीन के भी होंगे, अगर आपने PCl5 लिया हुआ है तो क्लोरीन के भी हो सकते हैं। सो इन दैट केस इट शुड बी नोटेड दैट कि ऑल द बॉन्ड एंगल्स इन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बराबर है, वो इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि 3 जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, बराबर, कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, तो एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, एक s ऑर्बिटल है, बराबर है, फिर px है, बराबर है, फिर इसके साथ आएगी यानी 3px 3py 3pz, तो ये मैं 3py ड्रॉ कर लेता हूँ, बराबर, एक 3pz आ जाएगी और एक आएगी हमारे पास एक d। अब वो d कौन सी होगी, जनरली dz² होती है, तो यहाँ पर ये रहेगी हमारी s, ये px py pz एंड dz²। इस तरह से 5 ऑर्बिटल जो है मिक्स होकर इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बना लेती है, बराबर है। और उसका जो रहता है कि भाई मान लो ये फास्फोरस है तो हम लोग सिर्फ एक ही लॉग ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, ये 4 और ये 5, बराबर। इसके साथ इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन किसके थे भाई, ये थे फास्फोरस के, और सामने जो ऑर्बिटल्स आ रही है वो किसकी है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की 2pz ऑर्बिटल हर एक और से इस तरह से बना लेंगे। अगर किसी को ये डायग्राम जो है डिफिकल्ट लग रहा है तो वो सीधा वो वाला डायग्राम बना सकता है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होकर ये बन जाएगा PCl5 या तो PF5। सो इन दैट केस फास्फोरस में ये क्लोरीन 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 या तो क्लोरीन लिखो, बराबर है, तो भी चलेगा, ये भी क्लोरीन और यहाँ से भी क्लोरीन। तो इस तरह से ये 3 बॉन्ड जो बन रहे वो बन रहे इक्विटोरियल, और इसको कहेंगे, देखो ये बॉन्ड है उसको लिखेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड, और ये बॉन्ड है उसको कहेंगे हम लोग एक्सियल बॉन्ड। क्या कहेंगे, एक्सियल बॉन्ड, बराबर है। अब ये सब मिटाकर हम लोग यहाँ पर ये आपने लिख लिया होगा, बराबर है,
पॉज करके वापस इसको आप कंप्लीट कर लेना। नाउ इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल sp3 dehybridization takes place. So what we have to do, we have to complete some informative data कि भाई sp3d में हुआ क्या एक्चुअली, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू BSEPR थियरी PCl5 और PF5 मिनिमम एनर्जी कहां पर गेन करेगा? द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर। दिस इज पॉसिबल ओनली if the molecule contains trigonal bipyramidal shape. So what is the shape? Shape is trigonal bipyramidal. ये हमारा रहेगा शेप, बराबर। यानी कि मैं अगर यहाँ पर P लिख देता हूं तो यहाँ पर क्लोरीन या तो क्लोरीन एज विश आप लिख सकते हो। ये बना हमारा एक फाइनल शेप, बराबर। ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देन इस तरह से होता है, इस फ्लोरिंग से भी आप ड्रॉ कर लेना। तो ये देखो बीच में ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर और नीचे पिरामिड जैसा शेप बन रहा है, तो शेप विल बी ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ओके, नाउ इन दिस वी हैव इन दिस स्ट्रक्चर 3 of the fluorine atom lie in the same plane as phosphorus atom and are called equatorial fluorine atom. तो ये 3 जो फ्लोरीन है दे आर इक्विटोरियल, और ऊपर और नीचे वाला जो फ्लोरीन वो कैसा है बेटा? देखो ये इस तरह से 3 जो फ्लोरीन है फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए वो कैसे है? एक जैसे इक्विटोरियल है, और ऊपर एक है, बराबर। ऊपर एक फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन नीचे है, जिसको हम लोग कहेंगे एक्सियल, बराबर। तो एक्सियल और इक्विटोरियल 2 टाइप के हमारे पास है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री निकल के आता है, लेकिन इसका जो है वो 90 निकल जाएगा, 90 डिग्री, बराबर। ट्रायगोनल बायपिरामिडल में ये फ्लोरीन का इस प्लेन के साथ ये कोई भी एक बॉन्ड यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि भाई ये प्लेन है और ये है, तो दैट इज द 90 डिग्री, बराबर है। और ट्राइंगल जो है PF, ये जो 1, 2 और 3 उसका है हमारे पास 120 डिग्री। सो वी कैन से दैट कि भाई इक्विटोरियल बॉन्ड्स एंड अदर 2 फ्लोरीन एटम्स lie at the right angle to the plane of equivalent bonds and are known as axial fluorine, and bond form it is called axial bond, बराबर। तो बॉन्ड लेंथ में भी वेरिएशन है यहाँ पर। इन PF5 मॉलिक्यूल इक्विटोरियल बॉन्ड जो है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन PF5 मॉलिक्यूल इक्विटोरियल बॉन्ड, बराबर। तो PF5 मॉलिक्यूल के अंदर जो इक्विटोरियल बॉन्ड है, इक्विटोरियल बॉन्ड जो है बेटा उसमें क्या रहेगा? एंगल, इक्विटोरियल बॉन्ड इन विच बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो कि वहां पर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। whereas axial bonds, whereas axial bond having angle of 90 डिग्री, तो वहां पर कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री, जो मैंने अभी आपको बताया। The further study shows that कि axial PF bond are slightly longer, बराबर। यानी कि ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड है, जो एक्सियल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बराबर। तो एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर, बराबर, लंबे भी है और वीकर भी है, बराबर। एक्सियल बॉन्ड जो है बेसिकली वो क्या है? स्लाइटली लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। सो बॉन्ड लेंथ एक्सियल की जो है वो 158 है, बराबर। एक्सियल बॉन्ड जो है वो लॉन्गर है, तो उसकी 158 पिकोमीटर है, बराबर। क्या? बॉन्ड लेंथ 158। और इक्विटोरियल जो बॉन्ड है आर शॉर्टर देन एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्ट और शॉर्टर देन एक्सियल बॉन्ड, बराबर। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ निकल के आएगी वो है 153 पिकोमीटर, 153 पिकोमीटर। तो ये बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है उससे क्या पता चल जाता है कि एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR टेक्नोलॉजी से ही पता चला है कि PCl5 will be decomposed into PCl3 plus Cl2
ये आप आगे 12th में पढ़ोगे। तो व्हाई इट इज डिकम्पोज लाइक दैट, बिकॉज दिस एक्सियल बॉन्ड आर वीकर। अगर एक्सियल बॉन्ड जो है जिसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड बिकम्स वीकर, तो ये पहले डिसोसिएट हो जाएंगे। तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल अलग, ये 3 इक्विटोरियल जो है वो एज इट इज रहेंगे PCl3 के फॉर्मेट में, क्योंकि इक्विटोरियल की बॉन्ड लेंथ है 153 और इसकी 158। तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई इन दिस टाइप ऑफ ऑल द 5 फ्लोरीन एटम्स आर इक्विवेलेंट एंड कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, ये भी हो सकता है, बराबर। सो ऑल द 5 PF bonds have the same length. The reason for that the difference in the two studies is एक स्टडी ये बता रही थी कि NMR के हिसाब से ये था, और NMR स्टडीज जो है ये बता रही कि ये जो सारे के सारे बॉन्ड हैं, बराबर है, वो अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ, देखो 2 स्टडीज है बेटा, मैं आपको क्लियर सी बात बता दूं, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रो डिफ्रेक्शन मेथड्स ये बोलते हैं कि इसमें पीएफ जो एक्सियल है उसकी बॉन्ड लेंथ है 158 पिकोमीटर और इक्विटोरियल की है 153 पिकोमीटर, बराबर है। इसका मतलब कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर। सो एक्सियल बॉन्ड जो है वो बेसिकली कैसा होता है, लॉन्गर होने की वजह से वो कैसा हो जाता है, इट इज वीक, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि PCl5 जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, PCl5 डिसोसिएट हो जाएगा अगर PCl5 हुआ तो। और एक दूसरी स्टडी है NMR स्टडीज जो है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टडीज, वो ऐसा भी बोलती है कि ये जो फ्लोरीन एटम है या तो क्लोरीन एटम जो भी होंगे वो अपनी पोजीशन जो है इक्विटोरियल की जगह एक्सियल भी कर सकते हैं। तो 2 स्टडीज में 2 रीजन अलग अलग हैं। एक बोल रहा है कि ये दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, और NMR स्टडीज जो है ये बता रहा है कि इनकी जो पोजीशन है वो एक्सचेंज हो सकती है, यानी कि इक्विटोरियल की जगह पर एक्सियल और एक्सियल की जगह पर इक्विटोरियल। द रीजन फॉर दिस डिफरेंस इन द 2 स्टडीज is on account of the fact that electron diffractions gives the instantaneous picture of the molecule, or NMR takes the time for taken time more than the time period required for the interchange of axial and equatorial fluorine atom, बराबर। तो इस तरह से है कुछ चीज है जो मैंने आपको बता दी। अब हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जो है SF6। चलो, तो यहाँ पर हम लोग जो है बेटा SF6 जो है मॉलिक्यूल उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। SF6 के अंदर क्या है, सल्फर है। व्हाट इज सल्फर? 16। इसमें लिखेंगे हम लोग नियॉन 3s2 एंड 3p4। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो नियॉन 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही फटाफट करेंगे। p के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस तरह से टोटल बॉन्ड कितने हैं? 6। यानी सल्फर के अंदर क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अनपैक होने चाहिए। तो सल्फर की एक्साइटेड स्टेट के अंदर, सल्फर की एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें? 16 लिखा, एस्ट्रिक मार्क लगाया, नियॉन बराबर 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से मैं तुम्हें समझा रहा हूं, उस पर फोकस करो, उसके ऊपर 3d 3p 3s। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, और यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो टोटल हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए 6। यानी 1 इलेक्ट्रॉन 3s से एक्साइट करवाया और 1 इलेक्ट्रॉन हमने 3p से एक्साइट करवाया। कहां पर? 3d के अंदर। तो इस तरह से अरेंजमेंट आएगी सल्फर की फर्स्ट एंड देन सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। सो इन दिस मॉलिक्यूल central atom sulfur ground state configuration we have, but now one of the 3s electron as well as 3p electron get promoted to 3d orbitals giving the electron configuration that is neon 3s1 3px1 3py1 3pz1 and 3d2, यानी 3d में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब होगा क्या कि यहाँ पर एक s है, यानी कि 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल। तो मिलके क्या बनाएंगे? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा बेटा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि अगर मैं SF6 बनाना चाहूं तो सबसे पहले सल्फर के जो ये एक s, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल जो थे वो क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए। तो इंटरमिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा देंगे, बराबर है।
तो चलेगा, बॉक्स इज कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। 3s 3p, अब ये कंबाइन होने के बाद तो 3s 3px नहीं रहा, दे मर्ज, दे मिक्स विद ईच अदर, ऑल दिस आर कॉल्ड sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और सबके पास ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसके साथ ओवरलैप करेंगे कौन, क्लोरीन। डी में जनरली 2 ऑर्बिटल यूटिलाइज होंगे, p के 3 और s के 1, और ये एक एक ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन विच इज प्रेजेंट इन 2pz, वहां से ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो SF6 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट कि SF6 के अंदर क्या हो रहा है कि हाफ फिल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द हाफ फिल ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन एटम टू फॉर्म SF6, एंड वी कैन से दैट कि भाई यहाँ पर इस तरह से रेगुलर जियोमेट्री जो है बेटा इसकी हमें कैसे मिलती है, तो ऑक्टाहेड्रल। सल्फर सेंट्रल एटम है 1 2 3 4 5 और ये 6, इस सबको ज्वाइन कर